कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं और उनको पाना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन होता है। लेकिन उन शक्तियों को जो पा लेता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और आज की कहानी की अगर हम बात करें तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में होने वाली है जिसने प्यार में धोखा खाया। फिर उसने अपने जीवन में एक ऐसी चीज़ बुला ली जिसका नाम सुन के बड़े बड़े तांत्रिक काँप उठ जाते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाहर एक पुरानी सी हवेली थी, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। सालों से वो काफ़ी बंद थी और लोग जो थे वहाँ पे जो रहते थे वो कहते थे कि शाम को एक औरत की वहाँ पे एक हंसी सुनाई देती है। लेकिन वीर को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर थी एक नफरत की आग उसके अंदर जल रही थी काफ़ी महीनों से। वीर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, कॉलेज जाया करता था, फिर घर आके अपना काम किया करता था। ये उसकी लाइफस्टाइल थी। और उसके कुछ फ्रेंड थे, उसके दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक का नाम था कबीर, दूसरे का नाम था रिया। वीर को अपने कॉलेज में एक लड़की पसंद थी जिसका नाम था आरोही। आरोही कॉलेज ट्रस्ट के चेयरमैन की बेटी थी और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी अपने कॉलेज में एंड काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। वीर काफ़ी सालों से उसको पसंद किया करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे कुछ कहने की। आज उसने पूरी हिम्मत जुटा ली थी कि आज वो आरोही को बता ही देगा आखिरकार। तो फिर एक दिन कॉलेज फेस्ट में उसने हिम्मत कर ली और पूरे कॉलेज के सामने उसने आरोही को प्रपोज कर दिया। आरोही कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर वो उसकी तरफ देखती है और फिर ज़ोर से हंस पड़ती है जैसे कि इसने कुछ गलत कर दिया हो। और उसके जो फ्रेंड्स थे आरोही के वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और आरोही एकदम गुस्से में बोलती है कि तूने अपनी शक्ल अपने आईने में देखी है? क्या तुझे तेरी औकात पता है? और जो पूरा ग्राउंड था यानी जो पूरे लोग थे कॉलेज के वो सब हंसने लग जाते हैं वीर पे। वीर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका होता है। आरोही ने उसके हाथ में जो दिया हुआ फूल था वो ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी हील से कुचल दिया। और उस दिन वीर के अंदर कुछ टूट चुका था या फिर कहे कि वीर अंदर से टूट चुका था एकदम। उसको अपनी आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, मार्केट जाना बंद कर दिया, हर जगह उसने जाना ही बंद कर दिया एकदम। तो वीर जो था वो पूरे दिन अपने बेड पे बैठा रहता था और हर दिन मतलब मोबाइल ही चेक करते रहता था। उसका कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता था और ना ही वो बाहर जाता था, चाहे उसके दोस्त कितने भी उसको पिलाते हों। तो एक दिन वो ऐसे ही मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा था, वो बेड पे बैठा था, तो इंटरनेट पे भटकते हुए स्क्रॉलिंग करते हुए उसको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में यानी जो रेडिट वगैरह कोएरा होते हैं तो उसको एक लिंक मिलती है एंड उसको लिंक को क्लिक करता है तो उसमें लिखा होता है कर्ड पिशाचनी, जो कि कान में राज बोलती है और उसकी हर इच्छा को पूरी कर देती है जो भी उसका साधक होता है। लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा भयानक होती है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था पूरा अच्छे से। उसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस पोस्ट को पढ़ता और चले जाता, लेकिन वीर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो इस बात को बहुत सीरियसली लेता है और वो यही सोच रहा होता है इस समय कि अगर ये सच है तो मे भी कुछ हो सकता है। और इस टाइम पे वीर एकदम एकदम विश्वास कर चुका था इन सब चीज़ों पे। तो जैसा उस फॉर्म में लिखा होता है, जैसा वो उस पेज में लिखा होता है, वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। 3 हफ्ते बाद वीर नर्मदा के किनारे एक पुराने शमशान में खड़ा होता है। एकदम सुनसान जगह थी वो पूरी की पूरी और रात के करीब 1 बज रहे थे। उसके सामने बैठा था एक बुढ़ा सा तांत्रिक। वो तांत्रिक बोलता है कि जो भी तू मांग रहा है क्या तू उसका मतलब भी समझता है, क्या तू उसकी कीमत समझता है? वीर हाँ मैं सिर हिलाया था, वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ। तांत्रिक हंस पड़ता है, वो बोलता है कि तू नहीं समझता। कर्ण पिशाचनी कोई वरदान नहीं है, ये आदत बन जाती है। एक बार अगर ये आ गई तो फिर कभी नहीं जाती। लेकिन वीर नहीं माना। वीर को तो मतलब एकदम जिद पे अड़ गया था। तांत्रिक उसको बार बार समझाता है कि बिल्कुल भी सही नहीं कर्ण पिशाचनी, लेकिन वीर बिल्कुल नहीं मानता है। आखिरकार तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, अगर तुझे चाहिए तो ये एक पोटली पोटली यानी एक मतलब बहुत पुरानी सी पोटली थी। और फिर तांत्रिक थोड़ा गुस्से में बोलता है कि जब तू बर्बाद हो जाए तब याद मत करना कि मैंने ये मना भी किया था तुझसे, क्योंकि अब तू अपनी मर्जी से सारा डिसीजन ले रहा है। वीर सीधा जंगल वाली हवेली में चले जाता है। अब वो जो सिद्धि थी यानी जो प्रक्रिया थी कर्ण पिशाचनी को बुलाने की वो स्टार्ट कर देता है। पहली रात कुछ नहीं होता, फिर दूसरी रात में किसी औरत की हल्की सी हंसी आती है। ऐसे ही तीसरी रात में कुछ कदमों के चलने की आवाज़ आने लग जाती है। 5वीं रात आने पे उसके कान में कोई धीमी सी आवाज़ में बोलता है वीर। लेकिन कमरे में जिसमें वो साधना कर रहा था उसमें कोई भी नहीं था। हर दिन उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। ना ठीक से खाना खा पा रहा था, ना नींद ले पा रहा था, ना नहा पा रहा था। और उसका जो चेहरा था वो सूखने लगा था, वो पतला हो गया था। आंखों के काले नीचे गड्ढे आ गए थे। अब आ चुकी है 10वीं रात, आखिरी रात। घड़ी में 12 बजे थे। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियाँ एक साथ बुझ जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और तब उसने एक औरत को देखा जो कि सफ़ेद कपड़े में थी, लंबे बाल थे और अजीब सी थी एकदम। और वो इंसान भी नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत इंसान भी लग रही थी। वो मुस्कुराती है और फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे बुलाया।
वीर उसे देखता रह गया। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए तुमसे। वीर ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराती है। वो बोलती है कि मुझे बदले में इंसान चाहिए। नॉर्मल इंसान होता तो वो भाग जाता, वो थोड़ा पैनिक हो जाता, लेकिन वीर के दिमाग में सिर्फ आरोही थी। उसका उसके जो मन में जो हेट्रेट थी वो उसको पूरी करनी थी। वो बोल देता है कि मुझे मंजूर है, और उसी पल उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। फिर क्या था, अगली सुबह आरोही जो थी उसकी लग्जरी कार एक खाई में मिलती है। पुलिस ने उसे एक्सीडेंट कहा। फिर वीर टीवी के सामने बैठा था और फिर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसी ने सब कुछ किया हो। उस रात वो फिर आई, और इस बार उसने वीर के कान में दुनिया के राज बताने शुरू कर दिए कर्ण प्रसाद जी ने, कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन धोखा देगा या कौन धोखा देने वाला है, कहाँ पे पैसा छुपा हुआ है, कैसे पैसा मिल सकता है। कर्ण प्रसाद जी सब कुछ उसके कान में उसको बताने लग गई। वीर की ज़िंदगी बिल्कुल बदलने लगी थी। हर रात एक नई मांग आ रही थी कर्ण प्रसाद जी की, एक नया नाम और एक नई बलि। और धीरे धीरे वीर को लगने लगा था कि वो लोगों को खुद नहीं मार रहा है, या सपने में वो चल रहा हो और सुबह उठ के कपड़ों पर खून लगा होता था उसके, लेकिन उसको याद कुछ नहीं रहता था। लेकिन वहीं अगर उसकी दूसरी लाइफ देखें तो उसकी दूसरी लाइफ में तरक्की कर रहा था वो दिन ब दिन। मतलब पैसों में तरक्की कर रहा था, काफ़ी दोस्त बन रहे थे उसके, काफ़ी बिजनेस उसका अच्छा चल रहा था, और इस अब उसको कॉलेज भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना अच्छा वो पैसे कमाने लग गया था। लेकिन पीठ पीछे कुछ और हो रहा था उसकी पर्सनल लाइफ में जो कर्ण प्रसाद जी थी वो हर दिन एक बलि मांगती थी। एक दिन उसकी माँ एकदम से गायब हो जाती हैं। पुलिस ने सोचा कि किडनैपिंग हो गई, किसी ने किडनैप कर लिया होगा। 2 दिन बाद उसके पिता गायब हो जाते हैं वीर के, फिर उसका छोटा भाई गायब हो जाता है। हर बार वीर रोता रहता है, ढूंढता रहता है, पुलिस स्टेशन जाता रहता है। वीर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। एक दिन कबीर और रिया उस हवेली में उससे मिलने आते हैं, उससे बातचीत करने आते हैं। उनको लगता है कि वीर दुखी होगा। दरवाज़ा खुलते ही दोनों डर जाते हैं। वीर पहचान में ही नहीं आ रहा था। एकदम उसका जो चेहरा था वो पूरा सूख चुका था, आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, और उसके जो कपड़े थे वो पूरे गंदे हो चुके थे। वो बोलते हैं उसके दोस्त की याद तो ठीक है ना। वीर जवाब ही नहीं देता, बस खाली नज़रों से उन्हें देखता रहता है। रिया ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यार तुझे हेल्प की ज़रूरत है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तेरी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है इस वक्त। उस रात वीर को फिर आवाज़ सुनाई देती है, कबीर और रिया, मुझे वो चाहिए। ये आवाज़ कर्ण पिशाचनी की थी। वीर का दिल एकदम रुक जाता है और वो बोल देता, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार उसने मना किया। कमरे का टेम्परेचर था वो एकदम से गिर जाता है, पूरा तापमान गिर जाता है। औरत का जो चेहरा था वो पूरा बदलने लग जाता है, एकदम डरावना, आंखें एकदम काली हो जाती हैं, और जो उसकी मुस्कुराहट थी कर्ण पिशाचनी की पूरी भयानक हो जाती है। कर्ण पिशाचनी बोलती है कि तुम भूल रहे हो, हमारे बीच समझौता हुआ था। वीर एकदम चिल्लाता है, और वो चिल्ला के बोलता है कि नहीं, हमारे बीच समझौता तो हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी पूरी फैमिली ही ले लो, तुम मेरी पूरी फैमिली ले चुकी हो ऑलरेडी। वो जो कर्ण पिशाचनी थी वो हंस पड़ती होती, मैं, तुमने दिया था वीर, तुमने ही ये सौदा किया था। उस वक्त जो वीर था उसके दिमाग में फ्लैशेस आ रहे होते हैं उसकी पुराने चीज़ों के, जो खून, रात, और जो जो चीखें थी वो सब उसके दिमाग में आ रखी होती हैं। उसकी माँ, पिता, उसका भाई, और हर वो दोस्त जिसको वीर अभी भी याद करता है। उसके हाथ काँप रहे थे, उसका जो चेहरा था, उसकी आवाज़ थी वो पूरी बदल चुकी थी। वीर घुटनों पे गिर गया था। उसने ये सब कुछ खुद किया था, अब इसको रियलाइज़ हो गया था, ये सब पिशाचिनी ने नहीं किया था। उसने सिर्फ हुक्म दिया था, और फिर वीर ने उस चीज़ को ओबे किया। यानी वीर ने ही अपनी जो उसकी फैमिली थी उसने अपने हाथों से मारी थी। वीर एकदम गुस्से में था, उसकी जो चीख थी वो पूरे हवेली में गुजरी थी। इसी वक्त जंगल के बाहर कबीर और रिया को वो बुढ़ा तांत्रिक मिलता है जिसने ये सब बताया था। उन्होंने सारी बात तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक का चेहरा एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। तांत्रिक बोलता कि बहुत देर हो चुकी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। रात के 2 बजे तांत्रिक हवेली में घुसता है जहाँ वीर था। उसने फ्लोर पे एक बड़ा सा रक्षा कवच बनाया, काले तेल के दिए जलाए और मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अचानक कमरा हिलने लग गया, खिड़कियां टूटने लग गई। इस बार कर्ण पिशाचनी अपने असली रूप में आ चुकी थी। 8 फुट लंबी, और उसके बाल थे एकदम काले थे, जीभ थी जो एकदम लंबी थी, और जो इसकी जो स्किन थी एकदम जली हुई थी, और आंखें बिल्कुल खून जैसी। वो जो तांत्रिक था वो पूरा मंत्र पढ़ते रहता है, बिल्कुल फोकस्ड होते हैं। कर्ण पिशाचनी थी वो उन पर कूद जाती है, लेकिन रक्षा चक्र की वजह से वो पीछे हो जाती है टकरा के। 1 घंटे तक वो लड़ाई चलती ही रही। जो कर्ण पिशाचनी थी वो उनको रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मंत्र पढ़ते रहे। आखिरकार एक जोर की चीख के साथ वो धुएं में बदल गई और गायब हो चुकी थी। पूरा कमरा जो था वो पूरा शांत हो चुका था। वीर जो था वो ज़मीन पर गिर चुका था और फिर रो रहा था कि यार मैंने सब खत्म कर दिया, मेरी वजह से सब मारे गए। तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा, फिर वो बोलते हैं कि कुछ पाप माफ़ नहीं होते,
बस उनके साथ जीना पड़ता है। सुबह होने से पहले तांत्रिक वहाँ से जा चुका था, उसने अपना सामान सारा ले लिया। कबीर और रिया भी वहाँ से जा चुके थे और वीर उस हवेली में अकेला रह गया था। 3 महीने बाद हवेली बंद पड़ गई थी एकदम, कोई वहाँ नहीं जाता था। एक रात वही बुड्ढा तांत्रिक अपनी कुटिया में बैठा था, तभी उसके कान के पास बहुत हल्की सी आवाज़ आती है, बिल्कुल वही आवाज़, एकदम वही औरत और वही हंसी, और बोलती है, मैं गई कब थी। तांत्रिक का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो सोचने लग जाता है। उसने धीरे से मुड़कर देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर था, वही डर जो कभी पहले भी था। अगली सुबह लोगों को उसकी कुटिया खाली मिलती है। तांत्रिक एकदम गायब था और ज़मीन पर बस एक लाइन लिखी थी कि सिद्धि कभी भी टूटती नहीं है, बस मालिक बदल जाता है।